मदरसे का बोर्ड लगा करके जिन्होंने ये घृणित काम किया है, मैं समझता हूँ अब तक उसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब तक बुलडोज़र चलना चाहिए था। अब तक मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक देश को कमज़ोर करने वाला कृत्य है। जितनी भी कार्रवाई की जा सकती है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निसंकोच इनके ऊपर कार्रवाई करिए। इन 60 साल के अंदर कांग्रेस का यही पाप है कि मुसलमानों को डराया, धमकाया, उन्हें खौफजदा किया आरएसएस से और कांग्रेस से। आज तक ना किसी की नागरिकता जाएगी, ना जानी है। हम तो देने वाले हैं नागरिकता, ये देश देने वाला है, ले कहाँ रहा है। इन्होंने उन लोगों को मुख्य धारा से काटा है। बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों का जो माइनॉरिटी का वहाँ इन्होंने उनके अधिकारों का हनन किया है, क्या ये इन्हें इस्लाम सिखाता है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम का कोई रिश्ता इनसे नहीं है। उन्हें मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आपका मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे जो कि जिसका नाम है जामिया हबीबिया को सील कर दिया गया है। साथ ही अब उस पर एक नोटिस चस्पा किया गया है पीडी के द्वारा, क्यों ना उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, क्योंकि वह अवैध रूप से निर्माण किया गया था। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद शमूम काज़मी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले कि आप मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आपको लगता है कि जो नकली नोट छापने की मशीन पाई गई प्रयागराज में एक बड़ा धब्बा है मदरसाओं के लिए? ये निंदनीय से आगे दंडनीय अपराध है। 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था। हम सब लोगों ने मिलकर के, पूरे भारत के लोगों ने मिलकर के देश को स्वतंत्र कराया और इन्हीं सारी परेशानियों से बचने के लिए एक आज़ाद कंट्री हमारी वजूद में आई। हमारा अपना संविधान, अपने आप हम अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं, अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो व्यवस्था इतनी मजबूत होती जा रही है कि सारी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। इन हालात में वो लोग जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियाँ दी और मुसलमानों का वो बड़ा वर्ग जो है वो मदरसों से ही संबंधित था और पूरा देश उनका सम्मान भी करता है, कभी कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। मगर ऐसे कृत्य करने वाले और मदरसे का बोर्ड लगा करके जिन्होंने ये घृणित काम किया है, मैं समझता हूँ कि अब तक उसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब तक बुलडोज़र चलना चाहिए था। अब तक मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। ये एक ऐसा अपराध उन्होंने किया है कि जो बुलडोज़र की सज़ा से भी ज़्यादा का है। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए मदरसा बोर्ड को उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अगर हम देर करते हैं तो इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। दूसरे लोगों को ये लगेगा कि इस पर कार्रवाई देर से हुई है या फिर उनका जो एक नज़रिया है वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भारत के अंदर, मेरे देश के अंदर और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस तरह का अपराध क्षम्य नहीं है, काबिल माफ़ी नहीं है। ये कार्रवाई जितनी त्वरित तौर से जितनी भी कार्रवाई की जा सकती है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निसंकोच इनके ऊपर कार्रवाई करिए और निसंकोच आप जो भी निर्णय लेंगे, मैं समझता हूं कि पूरी कम्युनिटी, पूरा देश, पूरी कंट्री उसका सम्मान करेगी, उसका स्वागत करेगी। लेकिन सवाल इस बात का कि उस मदरसे में पढ़ने वाले नेपाल और भारत के लगभग 10 राज्यों के 160 से ज़्यादा छात्र, उनका भविष्य का क्या होगा और कैसे आप मतलब गारंटी लेंगे कि उनको वास्तव में दीनी तालीम ही दी जा रही थी? नहीं, देखिए, सरकार बहुत ही उसके साथ मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मदरसा बोर्डों के ऊपर या सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जिन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ के अंदर कंप्यूटर, वो इसीलिए इस नज़रिए को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ताकि ये बच्चे भी देश की धरोहर हैं, इनका भी उसी तरह से लालन पालन होना चाहिए
जिस तरह से देश के अन्य बच्चों का होता है। इसीलिए हमारे उत्तराखंड राज्य की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम उनके नेतृत्व के अंदर हमने पूरे समूचे उत्तराखंड के अंदर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है और उसका जो परिणाम है वो बहुत सुखद परिणाम है कि हमारे बच्चे तेज़ी से मुख्य धारा की तरफ आ रहे हैं। जब वो पढ़े लिखे होंगे तो उनका विकास भी होगा और वो भी राष्ट्र की और अपने परिवार की और अपने राज्य की सेवा कर सकेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जितने मदरसे आते हैं, जो पंजीकृत मदरसे हैं, हम एक बार फिर उन्हें कहना चाहते हैं कि एक बार वो फिर से तमाम मदरसे, बल्कि वो जो रजिस्टर्ड नहीं है, मैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ कि अगर उनके यहाँ भी कोई अनियमितता पाई जाएगी तो हम उनके खिलाफ भी शासन और प्रशासन से रिक्वेस्ट करके FIR दर्ज करा के उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं और हम अपने राज्य के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे कि जिससे हमारे राज्य के विकास में कहीं दखल हो, खलल पड़े। तो इसलिए मैं आज केशव जी आपके माध्यम से तमाम मदारिस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप तो ट्रांसपेरेंस होने चाहिए थे, ईमानदार होने चाहिए थे, इसलिए कि आप जिस शिक्षा को दे रहे हैं अगर वो ईश्वर प्राप्ति के लिए है और ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर को जानने के लिए है, उन्हें खोजने के लिए है, तो मानव सेवा ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। इबादत बजुज़ खिदमत खल्क़ नेस्त, कि ईश्वर की, अल्लाह पाक की उससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती कि मानव सेवा की जाए। और ये बिल्कुल मानव सेवा के विपरीत है। ये एक संविधान, एक देश को कमज़ोर करने वाला कृत्य है। इसके ऊपर मैं जितनी इसकी निंदा करूँ, जितनी इसकी भर्त्सना करूँ, वो कम है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को शामिल करके उस राज्य को एक आदर्श राज्य स्थापित करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ा रहे हैं, उनके प्रयासों में हम और हमारा बोर्ड शामिल हैं। हम किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त न करते हैं और न करेंगे। लेकिन जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई एक्शन में आती है, ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव जैसे नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दरअसल भारत के अंदर आज़ादी के बाद से और आज तक मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक बनाया, उन्हें मुख्य धारा से काटा, मेन स्ट्रीम से वो कट गए और उसका नतीजा ये हुआ कि वो इस तरह के कृत्यों के अंदर लिप्त होने लगे। और इनका एक ही मंशा है, चाहे वो हमारे समाजवादी के माननीय अखिलेश जी हों या माननीय ओवैसी जी हों, कि ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, राजा बनने के लिए इन्होंने उन लोगों को मुख्य धारा से काटा है और उन्हें इमोशनल बनाया है, जज्बाती बनाया है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को शामिल करते हुए अभी तक कहीं भी कोई भेदभाव किसी भी वर्ग के साथ नहीं हुआ है। तो इसलिए मुसलमानों के लिए एक विचारणीय और सोचनीय बिंदु है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा हो, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा हो, तो अपराध करने वाला अपराधी एक हद तक बचा रहता है, मगर एक ना एक दिन वो गिरफ्त में आता ही है। तो इसलिए आप नंबर 1 का ही इंसान रहना चाहिए आपको, और नंबर 1 का रहने के लिए आपको इन तथाकथित प्रोफेशनल नेताओं से अपने आप को हटाना होगा, वोट बैंक की इस प्रथा को ख़त्म करना होगा। और ये सरकार जिसे 60 साल कांग्रेस ने जिसमें राज किया और लगभग 14-15 साल से जो है, बल्कि उससे ज़्यादा से जो है समाजवादी और अन्य दल जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं। और ओवैसी साहब भले से अकेले हों, उनके पिताजी और उनके दादाजी ये सब जो है ये मुसलमानों के नाम पर उनका वोट इस्तेमाल करके ये राजा बने हुए हैं। और इसीलिए राजा बने हुए हैं कि वो जिस दिन जागरूक हो गए, जिस दिन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन आ जाएगी, उस दिन इनका वोट बैंक नहीं बनेगी। और जब वोट बैंक नहीं बनेगी तो मुख्य धारा से जुड़ेगी, और मुख्य धारा से जुड़ने के बाद वो भी विकसित हो करके इस दुनिया की जो ज़िंदगी है छोटी सी, उसे अच्छी तरह से गुजारेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक नहीं मानती है। आज तक उन्होंने कभी भी और बगैर भेदभाव के, देखिए मैं फील्ड में गया, मैं जाता हूँ, अभी विधानसभा खानपुर हमारे उत्तराखंड में, मैं उसमें वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम का मैं वहाँ प्रभारी था। तो मैंने वहाँ लंढौरा एक कस्बा है हमारा, काफ़ी बड़ा कस्बा है, तो वहाँ हमने पूछा पार्षद से कि ये बताओ
कि तुम्हारे वार्ड में कितने मकान बने। तो उसने बताया कि हमारे वार्ड में 95 मकान बने हैं और 95 कच्चे मकान जब पक्के बने तो उसमें से 55 मकान मुसलमानों को गए। आयुष्मान कार्ड के बारे में भी यही ब्यौरा दिया उन्होंने। और यहाँ तक कि जो शौचालय हैं उसका भी ब्यौरा ये दिया कि आज कल भी मेरे एक भ्रमण में एक मदरसे के कार्यक्रम में मैं गया तो हमारे जो प्रशासनिक अमला था, तहसीलदार साहब और कानूगो, ये जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, मैंने कल उनसे पूछा कि भाई माइनॉरिटी के लिए आपकी क्या क्या जो स्कीमें हैं, क्या वो कहीं भेदभाव है उसमें? तो उन्होंने कहा कोई भेदभाव नहीं है। हमने मदरसे के मस्जिद के अंदर मैंने एड्रेस करते हुए ये बात कही कि मुसलमानों के विकास में कोई भेदभाव नहीं है। और ये ऐसी सरकार है जो वोट बैंक पर बिल्कुल नज़र नहीं रखती, ये कल्याण की बात कर रही है। तो आज भी इन लोगों ने, मैं फिर एक बात आह्वान करना चाहूँगा कंट्री का भी, कि जिस तरह से 60 साल कोई कम नहीं होते कांग्रेस का कार्यकाल रहा, समाजवादी का रहा, इन्होंने देश के लिए जो काम किए वो पूरी देश की जनता जानती है। आज देश मजबूत हो रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं माइनॉरिटी से, विशेषकर मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या अन्य हैं, आप उनके कामों को देखिए, उनके कार्यों को देखिए और फिर आप फैसला करिए कि अपनी दूरी को कम करिए। आप वोट बैंक से निकल कर के बाहर आइए। ये आप क्यों नहीं, मेरी समझ में नहीं आता ये कि आखिर बहकाने वाला ज़्यादा होशियार है तो आप बुद्धू क्यों बने हुए हैं? तो इसलिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारे उत्तराखंड राज्य हो या उत्तर प्रदेश हो या जितने भी देश के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। अभी जो वक्फ संशोधन बिल जो आया है उसे मुसलमानों को फिर भ्रमित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये संशोधन ये गरीब लोगों के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए एक संजीवनी साबित होगा। और एक बात यही कहना चाहता हूँ कि उसमें जो बहुत सारे प्रावधान हैं, मगर एक का जिक्र करता हूँ जिसके ऊपर वावेला मचा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, कलेक्टर जो होता है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है। वो अपनी संवैधानिक मर्यादाओं के बीच में रहते हुए काम करता है, चाहे वो हमारा पुलिस का अमला हो यानी एसएसपी हो या जो प्रशासनिक लोग होते हैं डीएम हो। तो डीएम को अगर सर्वे का अधिकार दिया गया है तो ये मैं समझता हूँ ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईमानदारी आएगी। 9.5 लाख प्रॉपर्टी वाला बोर्ड, उसका चेयरमैन मालदार हो सकता है, उसका बोर्ड मालदार हो सकता है, और जिसके लिए वक्फ की गई हैं वो गरीब हैं, वो बेहाल हैं, वो इस तरह के कृत्यों में लगे हुए हैं, क्योंकि जब रोज़गार नहीं होगा तो चोरी चकारी ही करेंगे। तो इसलिए मेरा ये भी सरकार से भी अनुरोध है कि आप जल्दी से उन प्रावधानों को ला करके और इनके रियल कल्याण की तरफ जो कांग्रेस ने नहीं किया और इस कम 10 साल के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो बहुत सराहनीय है। और हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को इस वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इन्होंने 60 साल के अंदर अगर ये वक्फ संपत्ति अगर मुसलमानों पे उसका इस्तेमाल होता तो कोई गरीब नहीं रह सकता था, कोई अनपढ़ नहीं रह सकता था। उसमें बड़े बड़े अस्पताल होने चाहिए थे, वहाँ बड़े बड़े कॉलेज बनने चाहिए थे, मगर वहाँ तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों के बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े उनकी फैक्ट्रियाँ बन गई। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं मुसलमानों का आह्वान करना चाहता हूँ, हम आपके बीच में हैं, आपके सेवक की हैसियत से हैं, आइए हमसे बैठ के बात करिए। हम आपसे डिटेल में बात करना चाहते हैं कि नुकसान इस देश को किसने दिया है और कितना हितैषी है कांग्रेस आपकी या समाजवादी, और भारतीय जनता पार्टी ने आपका क्या छीना है और क्या आपको दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध निर्माण जो बुलडोज़र के द्वारा गिराए गए यूपी सरकार के द्वारा, उसकी सराहना की। तो आप मानते हैं कि बुलडोज़र कार्रवाई और जो वो नीति है योगी सरकार की वो सही है? नहीं, देखिए आपको बताएं कि मैं इत्तेफाक से मेरे अंगरक्षक भी मेरे साथ हैं। कल जब यहाँ हम रात देर से पहुँचे तो यहाँ की जो व्यवस्था थी, जो लोग कहते थे कि आज जो अमन और शांति है, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ कि यहाँ रात को नहीं निकल सकते थे, तो हमारे गार्ड साहब ने कहा कि भाई यहाँ तो बड़े बुरे हालात थे। और अब तो मैंने कहा अब इस वक्त आप अगर कोई महिला भी अगर अकेली रात को निकलेगी तो किसी की हिम्मत नहीं, किसी गुंडे की, कि वो नज़र भर के देखे। और यहाँ बिल्कुल शांति के साथ वरना लूट लिया करते थे। तो इतना अंतर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ
काम कर रहे हैं और इसलिए काम कर रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा को जीते हैं और उस विचारधारा को फॉलो करते हैं। और जो आदमी ईश्वर की खोज के नहीं निकला हो और तो वो ईश्वरीय बंदों के साथ बुरा कहाँ करेगा। मैं तो लास्ट में एक बात ये कहना चाहूँगा केशव आपसे कि जो लोग इन्वायरमेंट की बात करते हों, पेड़ पौधों की बात करते हों, हिमालय की हिफाजत की बात करते हों, गंगा की पवित्रता की बात करते हों, वो मुसलमानों का वध कैसे करेंगे। इन्होंने इन 60 साल के अंदर कांग्रेस का यही पाप है कि मुसलमानों को डराया धमकाया, उन्हें खौफजदा किया आरएसएस से और कांग्रेस से। आज तक ना किसी की नागरिकता जाएगी ना जानी है। हम तो देने वाले हैं नागरिकता, ये देश देने वाला है, ले कहाँ रहा है। अभी आपने बांग्लादेश का बुरा हाल देख लिया। और जहाँ जहाँ ये मुसलमानों के स्टेट बने हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन सी किस आइडियालॉजी को ये फॉलो करते हैं। ये मोहम्मद साहब की आइडियालॉजी तो है नहीं। अभी मैं निंदा करता हूँ बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों का जो माइनॉरिटी का वहाँ इन्होंने उनके अधिकारों का हनन किया है। क्या ये इन्हें इस्लाम सिखाता है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम का कोई रिश्ता इनसे नहीं है। मैं इन लोगों से पाकिस्तान हो या ये आपका बांग्लादेश हो या जो अन्य ऐसे जो कंट्री हैं, मैं उनका आह्वान करना चाहता हूं और उन्हें मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आपका मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी तो सब खैरन नास में यनफ़उ नास की थी कि तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए भलाई का काम करे।